जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस का कोर्स स्टार्ट किए हुए थे और जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर 20 डेज कोर्स से स्टार्ट किए थे, जिसमें से अपना 6 दिन का कंप्लीट हमने कर लिया था। आज अपना उसी सीरीज़ का 7वां दिन है। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट आप लोग एक पेन पेज लेकर के बैठ जाइएगा। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो उनको साथ में नोट करते जाइएगा। बाकी स्क्रीन पे आप निगाहें बना के रखिएगा, हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर दे रखा है आपको किसके, PS के, एंड RQ बराबर दे रखा है RS के। ठीक है, यदि PR और QS बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आ जाइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए कह रहा है PQRS एक चतुर्भुज है, तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। एक सेकंड, ये देखिए बन गया आपका चतुर्भुज PQRS। ठीक है ना, अब इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है PQ इज इक्वल टू PS है। तो ये रहा PQ इज इक्वल टू PS। तो ये वाली दोनों साइड आपस में बराबर दे रखी हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, आगे कह रहा है RQ इज इक्वल टू RS। तो RQ ये रहा आपका, इसको 3 क्रॉस से दिखा देता हूँ, RS ये रहा। ठीक है, ये साइडें आपको इक्वल दे रखी हैं। अब आगे क्या कह रहा है, यदि PR और QS बिंदु को O पर प्रतिच्छेदित करता है। PR कहाँ पे है, देखिए P को R से मिलाइए, यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, आगे कह रहा है QS ये रहा, Q को S से मिला दीजिए, मिला दिया। अब कह रहा है बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ये आपका बिंदु O हो गया, यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये बिंदु आपका O बन गया। एक सेकंड, रेड पेन से इसको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब कह रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, तो कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज आप लोगों ने ये देखा होगा, काइट पढ़ा होगा, काइट स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है काइट। इसमें देखिए ये, इसमें जो 2 आसन भुजाएं होती हैं ये इसके बराबर होता है और नीचे की 2 आसन भुजाएं इसके बराबर होती हैं। ठीक है, तो काइट की ही शेप में ये कुछ बन रहा है। अगर इसको देखा जाए तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस तरह से देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। अगर मैं फिगर को थोड़ा सा डाइवर्ट करके बनाऊं, इसी फिगर को इस तरह से अगर आपके सामने मैं बना दूं, एक सेकंड, तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये S को यहाँ ले लिया, R को यहाँ ले लिया और Q को यहाँ ले लिया और P को यहाँ ले लिया। अब जो जो बराबर दे रखा है वो बता देता हूँ। देखिए ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है। अब देखिए ये कुछ तरीके से आपको काइट जैसा स्ट्रक्चर दिख गया है ना। देखिए काइट भी तो यही चीजें थी कि आसन्न भुजाएं आपस में क्या थी, बराबर थी। तो इसमें भी देखिए आसन्न भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये भी है। और काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये डायगोनल भी किस पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे। ये भी 90 का बनेगा आपका और ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना, तो एक चीज तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों जो विकर्ण होंगे इस चतुर्भुज के किस पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक है, अब देखें इन ऑप्शन में से देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बता रहा है कि 90 डिग्री से ही कट कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है PR और QS बराबर है तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो PR कहाँ दे रखा है, PR और QS बराबर है, बराबर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है अभी कि ये 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका हट जाता है। अगला क्या कह रहा है, PR और QS बराबर है परंतु परस्पर समद्विभाजित नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है PR और QS परस्पर लंब है तथा PR जो है, PR का मध्य बिंदु O है। तो यहाँ पे देखिए लंब की बात कर दी ना, तो ये देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए क्योंकि इस पे कहीं पे भी उसने 90 डिग्री या लंब की बात नहीं किया है, परपेंडिकुलर की बात नहीं किया है। इस ऑप्शन में इसने परपेंडिकुलर का बात किया है, तो एक चीज तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये कह रहे हैं कि O जो है हमारा PR का मध्य बिंदु है। तो देखिए ये रहा PR, ये वाली पूरा जो डायगोनल है O यहाँ पे है, ये क्या इसका मध्य बिंदु है, ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए,
अगर हम बात करें इन ट्रायंगल आर एस क्यू में, ट्रायंगल आर एस क्यू में अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज ये बताओ, कोई भी अगर त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसको बोला जाता है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो सामने वाली भुजा पे लंब है तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। तो ध्यान से जरा देखिए, यहाँ पे इसने यही तो कह रखा है, जो पी आर अभी हमने प्रूव किया कि ये इस पे लंब है, अभी जस्ट हमने बताया ना कि ये इस पे लंब है काइट की प्रॉपर्टी की वजह से। जब ये इस पे लंब है तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी से ये हो गया कि ये जो पॉइंट है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, जो एस क्यू है, और ये जो ओ पॉइंट है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये चीजें पता चल गई, उसी क्राइटेरिया को फॉलो करें तो ये जो आर ओ है और ओ पी है ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये हमें साफ साफ पता चल गया कि ये जो पॉइंट ओ है वो आर पी का मध्य बिंदु है तथा इस पे ये लंब है। तो देखिए यही तो कहा है कि पी आर का मध्य बिंदु ओ है, तो साफ साफ दिख रहा है इसका मध्य बिंदु भी हमने प्रूव कर लिया और साथ ही साथ ये 90 डिग्री पे लंब भी है। ठीक है, तो कुल मिला के अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि पी आर और क्यू एस परस्पर लंब है तथा क्यू एस का मध्य बिंदु ओ है। एक सेकंड, पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस परस्पर लंब है, ठीक है, तथा क्यू एस का मध्य बिंदु ओ है, क्यू एस का मध्य बिंदु ओ है। ठीक है ना, तो हमें यही वाला उससे भी ज़्यादा सुटेबल आंसर हमारा ये बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्यू एस अभी जो हमने इस वाले त्रिभुज को, ऊपर वाले त्रिभुज को लिया है और ये नीचे वाले त्रिभुज को लिया है, यहाँ से ये प्रतीत होता है कि ये इसका मध्य बिंदु है क्योंकि एस क्यू जो इसकी साइड बन रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये अगर ये वाला त्रिभुज बनता, आर एस पी समद्विबाहु बनता, तब हम बोलते कि ये इसका मध्य बिंदु है। इस वजह से सी ऑप्शन भी कट गया और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके खुद से फिर से समझना और ट्राई करना, चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पहले कह रहा है एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में करता है। तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि अगर m व्यक्ति d दिन काम करके t टाइम पे काम करके w वर्क करते हैं, तो अगर कोई, ये हो गया m1 d1 और t1 अपान w1 इक्वल टू होता है m2 d2 t2 अपान w2। ठीक है, इसमें क्या होता है, m1 व्यक्ति d1 काम को t1 समय में कर रहे हैं और उसी तरीके से उतने ही काम को अगर सेम दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए, जिसमें व्यक्ति हैं हमारे m2 और दिन ले रहे हैं d2 और टाइम लग रहा है t2 और काम कर रहे हैं w2। ठीक है ना, तो ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, वस्तु की उतनी ही संख्या का है बनाने के लिए। तो काम तो समान हो गया ना। मान लो आप किसी स्कूल में है या किसी स्कूल बैग निर्माता के काम कर रहे हैं, आपको स्कूल का बैग बनाना है। ठीक है, 10 बैग कुछ आदमी कुछ दिन में बना रहे हैं, उतने ही बैग इधर बना रहे हैं, तो काम तो बराबर हो गया ना, तो काम से काम ये कट जाएगा W। तो आपके सामने सीधा सा फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, क्योंकि अभी यहाँ टाइम जो अगर उसमें घंटे या मिनट में दिया होता तो उसको भी यूज करते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं 126 दिन दे रखा है, तो यहाँ रख दीजिए 126। कितने आदमी, कितने मशीन या आदमी, देखिए चाहे मशीन काम करेंगी तो मशीनों की संख्या आ जाती है m1 की जगह, व्यक्ति काम करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे 84 मशीन है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 84 से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे क्या कह रहा है 108 दिन लेते हैं, तो दूसरा जो d2 की वैल्यू हो गई वो 108 हो गई, इसको गुणा करा दीजिए m2, व्यक्तियों की संख्या नहीं पता है, यही पूछ रहा है उसमें और कितनी अधिक मशीनें लगेंगी, हमने मान लिया उसमें x मशीनें लगेंगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर आउट हो गई। अब इसको आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है।
एक सेकंड इसका कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना बन रहा है। तो x आपका जो निकल के आएगा 84 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 108, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, किससे कट जाएगा, 12 से काटिए, 12 सत्ते 84, 12 9 108, 9 से कट गया ये। अच्छा 6 2 8 1 9, ये 126 9 से कटता है, काटिए इसको, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 3 36, 9 चौक 36, तो ये आ गया 14 सत्ते 98। तो अब जो मशीनों की जो दूसरा ग्रुप है उसको जो 108 दिन में काम करेगा तो उसको मशीनों की जरूरत पड़ेगी 98, ठीक है ना। पहले कितने मशीन लग रहे थे, 84 मशीन लग रहे थे, ठीक है। अब कितने मशीन लग रहे हैं, 98। तो बताइए कितना अधिक या कम है, अब कितना, अब 98 तो 84 से ज़्यादा है ना। इसका मतलब 98 माइनस 84 कितना आ गया, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 14 मशीन अब आपको और अधिक यूज करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं काम जो है आपका 108 दिन में हो जाए 126 के बजाय, ठीक है। तो 14 अधिक, ये ऑप्शन सी में दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी दे रखा है, ये रहा, इसको देखते हैं। किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बने उस तिर्यक के एक ही ओर के दो अंतः कोणों का अनुपात 2:7 है, ठीक है। यदि इनमें बड़ा कोण y है तो 3y माइनस 40 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन मैं आप लोगों को रीड करवा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, बाई अ ट्रांसवर्सल इज दे रखा है 2:7 का रेशियो दे रखा है। कह रहा है इफ द लार्जर एंगल इज y देन द वैल्यू ऑफ 3y माइनस 40, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दो पैरेलल साइड आप बना लो, इस तरह से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, ये एक इसका ट्रांसवर्सल आपने ड्रॉ कर दिया। तो कह रहे हैं एक ही तरफ के दो इंटायर एंगल का जो अनुपात दे रखा है, जैसे ये मान लो एक ही तरफ के अंतःकोण ये हो गए आपके सामने, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2:7, ठीक है। मान लिया ये 7 है तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसने बड़े वाले को y माना हुआ है, मतलब 7 को माना है कि ये y है, ठीक है। अच्छा किसी भी दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये बात आप लोग याद रखोगे। अगर इस तरह से कोई पैरेलल लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनके अंतः कोणों का जो योग बनता है x और ये y है, तो x प्लस y की वैल्यू 180 होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 7 की वैल्यू प्लस 2 की वैल्यू मिला करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से करते हैं, तो 7 प्लस 2 जो अनुपातिक योग होगा इसका मान कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। 7 2 9 की वैल्यू कितना बन गया, 180 डिग्री। और आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, बड़े वाले कोण को, y को, बड़ा वाला कोण की अनुपातिक वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 7 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। एक सेकंड में फोटो इधर थोड़ा कर देता हूँ। हाँ देखिए 9 की वैल्यू 180 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी बताइए। देखिए 9 जो है 180, 9 दूनी 18, 20 गुना पे है, तो उसी तरह से 7 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ गई, 140 डिग्री। y बराबर आ गया 140 डिग्री। लेकिन आपसे y की वैल्यू नहीं पूछा है, उसने पूछा है आपसे 3y माइनस 40, किसकी वैल्यू पूछा है, 3y, एक सेकंड ये रब कर देता हूँ, 4 लिखा गया, आपसे पूछ रहा है 3y माइनस का 40 डिग्री की वैल्यू। तो y की जगह कितना रख दो, 140, तो 3 गुणा में 140 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, तो 420 ये माइनस 40, 420 में से 40 गया कितना आ जाता है, 380, ठीक है ना। तो 380 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। फोटो को इधर लगा दूं।
ये रहा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखोगे कि समांतर रेखाओं के बीच जो तिर्यक रेखा के एक साइड बनने वाले कोण अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे अगर कोई आपको दिक्कत आती है वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ये देखिए, ये जो ये वाले एंगल होते हैं वो अपोजिट अंतः कोण होते हैं, इनका ये आपस में बराबर होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, कह रहा है किसी घनाभाकार बंद डिब्बे के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल दे रखे हैं आपको। ठीक है, क्यूबॉइड का इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइडल बॉक्स आर 120, 60 एंड 70। देखिए एक क्यूबॉइड पहले बना लीजिए इस तरह से, ये आपका क्यूबॉइड बन गया। एक सेकेंड, अच्छा सा फिगर बना दो, सॉरी। ये देखिए आपका क्यूबॉइड बन गया। अब इसने फेस का दे रखा है 120 दे रखा है, इस फेस का जो एरिया दे रखा है, मान लो ये L है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है ना, इसकी एरिया आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर, यही तो दे रखा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इंग्लिश वाले में थोड़ा स्क्वायर लगाना भूल गया लग रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये हो गया। और इस फेस की वैल्यू दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फ्रंट या बैक वाले का दे रखा है एरिया, ये कितना दे रखा है आपको 72 दे रखा है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अच्छा मुझे बताइए इसकी एरिया का फार्मूला क्या होगा। ये देखिए L इंटू बी, देखिए क्या होता है क्यूबॉइड, जैसे मेरे सामने एक ये क्यूबॉइड है, एक मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये रहा आपके सामने एक क्यूबॉइड, ठीक है ना, मुझे इसकी एरिया निकालना है, तो ये एक ऊपर का फेस तो एक आयत के जैसा होगा, ये आयत के जैसा होगा, और आयत का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई गुणा में चौड़ाई करोगे तो आयत निकलता है। तो उसी हिसाब से मुझे ये बताइए, ऊपर वाले फलक का जो एरिया 120 दे रखा है वो L इंटू बी की वैल्यू दे रखा है, तो L इंटू बी की वैल्यू आपको 120 दे रखा है। उसी तरीके से B इंटू एच दे रखा है, कितना 60 दे रखा है, और H इंटू एल जो दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना 72 दे रखा है। ठीक है ना, 72। ये 3 एरिया आपको दे रखा है। ठीक है ना, आई होप तीनों ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है उस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का TSA का फार्मूला क्या होता है। तो TSA का फार्मूला होता है क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम लोग। देखिए 2 तो यहाँ रहेगा ही, LB की वैल्यू कितनी है 120 प्लस BH 60 प्लस HL 72, ये आ गया। अब बस इनको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए, 120 और 60 12 120 60 कितना हो गया 180, 180 में 72 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 72, इसका करना है डबल, तो 80 में 20 और जोड़ गया तो 200 हो गया, 50 250 252 252 आ गया, गुणा 2 कर दीजिए, 2 दूना 4, लास्ट में 4 कहाँ आ रहा है, केवल सी ऑप्शन में आ रहा है, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 0 कैरी लगाया, 2 दूनी 4 1 5, 504 आ गया। तो आप लोग लास्ट डिजिट देख के भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, 504 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रखा है। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, एंगल AOB 70 डिग्री है, DAC आपको दे रखा है 32, एंगल DBY y दे रखा है, तो 2y प्लस 15 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो एक सेकंड इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो एक समानांतर चतुर्भुज पहले ABCD बना लीजिए, ABCD ये बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इनके विकर्ण ड्रॉ कीजिए। विकर्ण मतलब डायगोनल,
एक डायगोनल AC बन गया, एक डायगोनल BD बन गया, ये बिंदु O पे कट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं एंगल AOB 70 है, कहाँ है भैया AOB, ये कोण आपको दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। और क्या दे रखा है DAC 32 दे रखा है, DAC इतना कोण आपको दे रखा है 72, ठीक है ना, ठीक है, ये 72 डिग्री हो गया। कह रहा है DBC, कहाँ है DBC, ये कोण आपको Y दे रखा है, तो 2y + 15 की वैल्यू पूछ रहा है, कुल मिला के आपको y कैलकुलेट करना है। अच्छा आ जाइए इसको देखते हैं कैसे होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी एक ही रेखा पे अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दोनों कोणों का योग 180 होता है ना, तो जरा मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये इतना 70 दे रखा है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से आपको पता चल गया कि 70 प्लस ये वाला कोण मिला के 180 होना चाहिए, तो 180 में से 70 माइनस करोगे तो ये वाला कोण पता चल जाएगा ना, ये देखिए जहाँ पे रेड पेन चला रहा हूँ मैं, तो 180 - 70 कितना आ जाएगा, 180 - 70 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोण हमें पता चल गया कितना, 110 डिग्री। अच्छा अब ये इसने कहा है समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजा आपस में समानांतर होती हैं, इसका मतलब ये जो DC भुजा है आपकी, ये जो DC भुजा है AB के समानांतर है, ठीक है ना। जब DC AB के समानांतर है तो ये जो AC है इसके लिए तिर्यक का काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ठीक है ना, बिल्कुल काम करेगी, ठीक है। और इधर AD जो है समानांतर है BC के, तो ये भी ये समानांतर होगी, तो ये वाला इसके लिए तिर्यक काम करेगी। तो अच्छा आप लोगों को इस तरह से दो अगर रेखाएं पैरेलल हैं, कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रही है, तो ये जो Z टाइप बनता है, ये कोण आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका आ जाएगा, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये 72 क्यों लिखा हो, 32 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे 32 लिखना होगा, ठीक है। तो ये कोण अगर 32 है तो ये भी आपका आ गया 32 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर निकाल के 32 डिग्री, ठीक है। पेन को हल्का पतला ही रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाले त्रिभुज में ये वाला पता चल गया 110 डिग्री। चलो मैं थोड़ा रब करके बड़ा सा लिख देता हूँ, गुचुड़ मुचुड़ हो गया, एक सेकेंड, आ जाओ। ये कोण पता चल गया 110, ये 72 हो गया, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं इन्हें, ठीक है ना, एकांतर कोण बोलते हैं हिंदी में। तो किसी भी उसका अगर पैरेलल साइड को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 32 है तो ये भी आपका 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 110 + 32 ये y था, तो 110 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस y मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे। अरे रे रे नीचे क्यों आ गया, हाँ यहाँ पे ये 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज OBC में, यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज OBC है आपके सामने, इनके तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो 110 + 32 + y बराबर 180। तो अब यहाँ से 110 + 32 कितना हो जाएगा, 142, ये हो गया इनका सम। तो y आपका निकल के आ जाएगा 180 में से 42 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 100। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 42 कितना आ जाएगा, 80 में से 40 गया तो 140, 2 और चला गया, 138 आ गया। y पता चल गया 138, लेकिन आपसे y नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है 2y + 15। तो ठीक है, एक सेकेंड, समथिंग इज रॉन्ग, 42 क्यों आएगा, 40 नहीं घटाना है, 142 घटाना था, सॉरी ये 142 माइनस करना था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ एक बार। देखिए 180 में से 142 घटाओ आप लोग, तो 100 में से 100 चला गया, 80 में से 42 गया तो कितना जाएगा, 38 डिग्री। तो y की वैल्यू केवल 38 आएगी, मैंने 1 का ध्यान नहीं दिया था। जब y की वैल्यू 38 आ गई तो इसका बता दो, 2y + 15, तो 2 × 38 + 15 कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 और 8 दूनी 16, 70 80 76, 2/16 6, कैरी लगा 1, 2 3 6 1 7, 76 आ गया प्लस 15 कितना आ जाएगा, 5 6 11, 6 5 11 के 1। वैसे यूनिट प्लेस पे 11 1 केवल ए ऑप्शन पे दिख रहा है, 91 इसका आंसर हो जाएगा। पहला फिलहाल इसको जोड़ लेते हैं, 11 के 1 कैरी 1, 7 1 8 1 9, 91 डिग्री आ जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा 91 डिग्री। ठीक है, आई होप चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा अगर आप लोगों के चैप्टर में कोई वीकनेस है तो जो चैप्टर मैंने डिस्कस करा रखे हैं वहाँ पे जा करके ये फार्मूले वगैरह आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है। पहले हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये आपके सामने त्रिभुज बन गया कितना PQR। ठीक है, कह रहा है QR को एक बिंदु S तक बढ़ाता है। ये QR साइड है ना, इसको और बढ़ा के ले जाओ आगे S तक। ठीक है ना, स्ट्रेट एकदम बढ़ा दिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, S तक बढ़ा लिया। कह रहा तथा भुजा PR पर लंब PR, एक सेकंड, भुजा PR ये रही ना आपके, PR पर लंब एक किरण RT पर इस प्रकार खींची जाती है, लंब पर एक किरण RT इस प्रकार खींची जाती है कि न्यून कोण हो। ठीक है, तो कोण PQR, देखिए PQR का अनुपात जो दे रखा है 3 2 1 दे रखा है, मतलब ये 3 है तो ये 2 है तो ये 1 दे रखा है, ये बात दे रखा है। यहाँ पे देख लीजिए 3:2:1 दे रखा है। सबसे पहले इन कोणों को पता करते हैं ये है कितने। तो देखिए 3:2:1 दे रखा है, तो अगर देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 1 बराबर 180 होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 आएगा। तो 3 2 5 1 6, 6 का मान आपको 6 यूनिट ले लो, इसको 180 है तो आपसे इस वाले का R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 6 भाग 180 है तो 1 भाग कितना आ जाएगा 180/6, 6 3 18, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कोण आपको पता चल गया कितना है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लाइन दे रखा है इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। कह रहा है PR पर, ये जो PR लाइन है ना, इसको मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो PR लाइन है, कह रहा है PR पर लंब एक किरण RT इस प्रकार खींची जाती है। PR पर लंब खींचो, इसको PR को थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ, इस पे लंब खींचो RT, मतलब वो R से निकलना चाहिए। ये लंब खींच दिया, मतलब ये देखो 90 डिग्री यहाँ पे होगा और इधर भी ये पूरा 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से बताइए मुझे। हमने ये RT किरण बोला है ना, तो R से ही निकलेगा ये लंब वाली, यहाँ पे T हो जाएगा ना। ठीक है, तो RT हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये PR पे लंब है और R से ही निकला है, क्योंकि यहाँ पे RT वर्ड यूज किया है ना, इसका मतलब ये जो लंब वाली लाइन है R से निकलेगी। ठीक है, ये 90 हो गया और ये 90 आपका हो गया। अब आपसे क्या पूछ रखा है, RTS की वैल्यू, RTS T यहाँ पे क्यों ले रखा है इसने, TRS होना चाहिए। तो सॉरी, हाँ यहाँ पे सही लिखा है, RTS क्यों पढ़ रहा हूँ, TRS ही तो है, TRS है, सॉरी। एंगल TRS ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अच्छा देखिए, एक चीज़ आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में है, अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से कट करती है तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है ना, विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जरा मुझे ये बताओ, तो जो ये कोण होगा वही इतना भी होगा कि नहीं। ये 1 की वैल्यू 30 है, ये इतना 30 है, तो इसका विपरीत ये भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन आपस में सीधी जा रही हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये 30 हो गया, तो क्योंकि ये 30 था। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला प्लस ये वाला मिल करके 90 है, क्योंकि ये देखिए 90 था ना, क्योंकि लंब था, ये PR पे RT जो लंब था ना, तो ये इतना 90 है, ये 30 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपका एंगल निकल के आ गया कितना, एंगल RTS की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। आई होप चीज़ें समझ में आ गई हो, डी ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट चीज़ें यूज हो रही हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये मैंने चैप्टर में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। वैसे ये याद रखो कि कोई भी दो अगर स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को कट करती हैं तो विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट की चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है ना। वैसे ही जैसे ये सीटेट का पेपर हो जाता है तो मैं पूरा मैथ का पूरा जो टीचिंग के लिए एक
फाउंडेशन बैच लेके आने वाला हूं, जिसमें टीचिंग में आने वाले हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बेस। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। हाँ देखिए, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्स वाई जेड तीन प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। आगे कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 256, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz इक्वल टू 400। तो आपसे yz माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है ना, जरा बड़े ध्यान से देखिए, पहला आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 दे रखा है। गला दर्द हो गया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है ना, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 को लिख दीजिए 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल के आ गई 10। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से दूसरा वाला भी आपके सामने आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 256, सॉरी ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर बराबर 256। तो ये आपका आ जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और 256 जो होता है 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे भी हट गया, y प्लस जेड की वैल्यू आ गई 16। ये इक्वेशन सेकंड आपके सामने आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब लास्ट में देखिए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये किसका फार्मूला होता है, याद है आप लोगों की नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बराबर है 400 के। फार्मूला याद है ना, नहीं तो फार्मूला देख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला। यहाँ अब 400 को आप क्या लिख सकते हो, ये 20 का स्क्वायर के होता है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आपको मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 20 आ गई। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, इन तीनों इक्वेशनों का यूज करके एक्स वाई जेड निकाल करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए जरा, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। अगर y प्लस जेड को यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से y प्लस जेड की जगह अगर हम 16 रख दें तो x निकल आएगा ना, x प्लस 16 बराबर 20। तो x आपका कितना आ जाएगा, 20 माइनस 16 4 आ गया। x की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 4 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 10 है। इसका इस्तेमाल यहाँ अगर हम कर ले x प्लस वाई में तीसरे इक्वेशन में, रुको मैं पेज थोड़ा नीचे कर लूँ, यहाँ आ जाइए, x प्लस वाई की वैल्यू x प्लस वाई बराबर आपको 10 दे रखा है। ठीक है ना, ये उठाई के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई की जगह 10 प्लस जेड बराबर 20। तो z कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 में से 10 घट करके x 4 पता चल गया, z 10 पता चल गया। अब इसी तरीके से z की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, तो y प्लस जेड की जगह 10 रखिए बराबर 16। एक तो ये फोटो के थोड़ी आजू बाजू पेन भी नहीं चलती है, बराबर 16 हो गया। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका, 16 में से 10 गया 6। तो x पता चल गया 4, y पता चल गया 6, z पता चल गया 10। पूछा क्या है आपसे, y z माइनस एक्स, ये पूछा है, तो रख दीजिए सारी वैल्यू। y की जगह कितना रखोगे, 6 गुणा z की जगह 10 माइनस एक्स की जगह 4, 6 दाम में 60 माइनस 4, 60 में से 4 गया 56, 56 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए बोलने में गला दर्द हो गया, फैन भी बंद करके पसीने में पढ़ाना पड़ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग खुद भी ट्राई किया करिए। ठीक है ना, देखिए ये क्या कह रहा है, यदि व्यंजकों इतना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला दे रखा है 5x माइनस 7y प्लस 2, दूसरी इक्वेशन दे रखी है कितनी, y, देखिए 3y माइनस 4 प्लस 2xy।
देखिए वाई एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली लिखता हूँ, यहाँ -4 को पहले लिख लेता हूँ, -4, और वाई वाले टर्म के नीचे 3y प्लस का 3y, अब प्लस 2xy नहीं है तो इधर लिख लीजिए प्लस 2xy, यहाँ रख दिया। अब अगला क्या दे रखा है 2xy, एक्स वाले के नीचे यहाँ रख लिया मैंने 2x। अभी मैं क्वेश्चन को ही यहाँ कॉपी कर रहा हूँ सारी इक्वेशन को, -3xy, 3xy वाला टर्म इधर रख दीजिए -3xy, ठीक है ना। और उसके बाद -5 है, नंबर वाली चीज़ों को यहाँ रख देता हूँ लास्ट में, -5 यहाँ रख दिया। यहाँ इसके नीचे चाहे तो कुछ मत रखो अभी, या +0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 को प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। ये मैंने अपने हिसाब से इक्वेशन को अरेंज कर लिया, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है x, y और xy के गुणांक क्रमशः p है। तो x का जो गुणांक है वो p दे रखा है। तो देखिए इन सबको अगर मैं इक्वेशन को ऐड करके x के गुणांक निकालने की कोशिश करूँ तो कितना आएगा बताइए, 4 और 2 6 माइनस अब +5, -6 में से +5 गया तो -1x बनेगा, ये -1x, 1 लिखो चाहे मत लिखो। और y वाला क्या आ जाएगा, 7 में से 3 चला गया तो -4y आ जाएगा। xy कितना आ जाएगा, -3 में से +2 गया तो -xy आ गया आपका, -5 में से 2 चला गया तो -3, ये आपका सम होकर के आ गया ना। अच्छा अब यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है p, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, y का कोफिशिएंट कितना दे रखा है q, तो y की वैल्यू q की वैल्यू हो जाएगी -4, और x y का कोफिशिएंट दे रखा है p q r दे रखा है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब आपसे क्या पूछा है वो बता दीजिए। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है p + q - r, यही पूछा ना, p + q - r, इसकी वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, p की वैल्यू कितना रखोगे -1, और प्लस q की वैल्यू कितनी है -4, तो ये भी माइनस हो जाएगा। एक सेकंड ये रब कर दूं मैं, 1 मिनट बस। यहाँ पे आ जाएगा q की वैल्यू कितनी है -4, ये हो गया आपका -4, ठीक है ना। कुछ गलत हो रहा है क्या, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू -4 ही तो आएगा, x कितना आएगा, देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे +2x है, ये +2x है ना, तभी तो गलत हो रहा था। 5 2 7, 7 में से 4 गया 3, तो x की जो आएगी +3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे p जो आएगा +3 आएगा, तो यहाँ पे +3 रखिए, तभी मैं सोचा कहाँ गलत हो रहा है। +3 -4, और z की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो माइनस ये पहले से था -1, ये माइनस +1 हो गया। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, 3 और 1 + 1, 4 - 4 बराबर 0। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए एक बार मैं फिर से रिवाइज इसको करा देता हूँ। आपको क्या करना था, ये जो इक्वेशन दे रखे थे उठा के अलग से इक्वेशन 1 रख दो, यहाँ से उठा करके अलग से इक्वेशन 2 रख दो, ये लास्ट इक्वेशन को उठा करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं पेपर में करने के लिए इतना शॉर्ट में बनाया हो कि ऐसे ही कीजिएगा आप। अब क्या करो फटाफट से, अब क्या करना, जब आप रखो ना क्वेश्चन को ऊपर नीचे, तो x वाले के साथ x वाली टर्म को रखो, y वाले के साथ y वाले के, और z वाले के साथ या r वाले के साथ r वाले को, या xy के साथ xy को आगे पीछे करके विद साइन आप रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जोड़ लीजिए, फिर x का कोफिशिएंट p दे रखा है तो p की वैल्यू निकल गई, q की और r की, सबकी निकल गई। जो पूछ रहा है वो बता दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल कैन नेवर बी, कह रहा है आसन्न कोण कभी नहीं हो सकते। पहली बात तो आसन्न कोण कौन से होते हैं वो मैं बता दूं। जैसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, इस पे इस तरह से एक लाइन खींच दिया, आजू बाजू के जो कोण होते हैं थीटा प्लस अल्फा या कुछ भी मान लो, ये आसन्न कोण बोले जाते हैं, जस्ट बगल वाले, ठीक है ना। तो कह रहा है आसन्न कोण कभी भी नहीं हो सकते। संपूरक, संपूरक क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, दो कोणों का योग अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होने चाहिए। बिल्कुल हो सकते हैं, एक ही लाइन पे तो 180 हो सकते हैं, तो आसन्न कोण 180 बन सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, मतलब अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 हो सकता है क्या,
बिल्कुल हो सकता है। अगर ये इस तरह से है और हमने यहाँ से खींच दिया तो ये भी अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये भी आसन्न कोण हुए ना आपस में, तो इनका जोड़ 90 बिल्कुल बन सकता है, तो ये भी बन सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, सार्वभुजा की एक ही ओर ऑन द सेम साइड ऑफ कॉमन साइड, कॉमन साइड के एक ही ओर हो सकते हैं आसन्न कोण क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए ये कॉमन साइड हो गई, ये वाली मोटी वाली, देखो इसे बना देता हूँ, ये कॉमन साइड हो गई, आसन्न कोण एक ही ओर, ऊपर ऊपर दोनों आसन्न कोण हो गए, एक साइड हो सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचा, ये डी, यही हो जाएगा। कह रहा दो संपूरक कोण से बनते हैं, क्या, दो संपूरक कोणों से बनते हैं, मेड ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये कैसा ऑप्शन दिया है। आसन्न कोण कभी भी केवल दो संपूरक से बनते हैं, ये नहीं होगा। संपूरक से कैसे बनेंगे भैया, अल्फा संपूरक वो होते हैं जो 180 होते हैं, जब आप 180 पहले ही एक ही को ले लोगे 180, दोनों का सम 180 कैसे आएगा, वैसे ये डी ऑप्शन गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए और भी कोई क्वेश्चन बचा है आप लोगों के लिए। अच्छा एक ये और आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। सॉरी, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है ताकि आप लोगों को आवाज क्लियर आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इतने के हल से संतुष्ट होता है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इस वाले समीकरण को सॉल्व कीजिए, यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी, पूछ रहा है इसमें से किसको सेटिस्फाई करेगी। तो पहले इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। दिया क्या है, 2x - 7/2 बराबर -4.5। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसको आप लिखो 2x - 7/2 बराबर -4.5 को आप लिख सकते हो 9/2 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलिए, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट गया आपका, अब आपके पास आ गया 2x - 7 बराबर -9। ठीक है ना, तो अब इसको इधर भेजिए, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9, 7 इधर जाएगा +7, तो बताइए कितना आ जाएगा। तो 2x बराबर आपका आ जाएगा, 9 में से 7 गया -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2/2, -1 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 आ गई, मतलब इसका हल कितना हुआ, -1 आ गया। अब इन सब में x की जगह -1 रख के देखो किसका LHS = RHS बन रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में -1 रखिए, तो -4 बराबर -1/2 हो सकता है, तो ये आंसर कट गया, नहीं हो सकता। इसमें रखते हैं 3 गुणा -1 + 2 बराबर -1, तो -3 + 2 बराबर -1, तो -3 में से +2 चला गया, तो -1 बराबर -1 आ गया। ये देखिए हो गया LHS बराबर RHS, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और भी क्वेश्चन बचे हैं क्या। अच्छा एक ये रहा, यूलर्स फार्मूला पे बेस्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है हर पेपर में। ठीक है, हर सेट में। कह रहा है किसी बहुफलक के शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्या क्रमशः 10 x 15 दे रखा है। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, फलक मतलब f हो गया फेसेस, किनारा मतलब एज। क्रमशः क्या क्या दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है 10, फलक दे रखा है x, किनारा दे रखा है 15। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 3x - 8 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x आपको पता करना है, इसमें फलक कितने हैं ये पता करना है। तो आप लोगों के साथ मैंने एक यूलर्स फार्मूला बताया था, किसी भी बहुफलक में, किसी भी पॉलीहाइड्रन में उसके वर्टेक्स, उसके फलक और उसके एज में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है f + v बराबर e + 2, ये फार्मूला होता है। तो सब वैल्यू यहाँ रखिए, f की जगह x रखिए, प्लस v की जगह 10 रखिए, प्लस बराबर e की जगह 15 रखिए, +2, कितना आ जाएगा, इधर 17 आ गया। x + 10 बराबर 17, तो x कितना आ जाएगा, 17 - 10 बराबर 7। x पता चल गया। अब आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है 3x - 8, तो ये x निकालते ही खटाक से आंसर मत मार देना, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी x निकला, इसने पूछा 3x - 8, तो 3 गुणा में 7 - 8, 7 × 21 - 8 कितना होता है, 21 - 8, तो
21 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 13 7 20 1 13 आ जाएगा ना। अरे 21 में से 1 चला गया 20, 7 बचा, 7 माइनस किया 13, तो ये आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है ना, तो ये ध्यान से करना है और कभी भी जल्दीबाजी में आंसर मत करना कि क्या पूछा है, एक्स निकलते ही खुश मत हो जाना कि एक्स आ गया हटाओ, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है यदि x इतना है और y इतना है तो x प्लस वाई का व्युत्क्रम, याद रखना जल्दीबाजी में x प्लस वाई मत निकालना, x प्लस वाई का व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले x प्लस वाई ही निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, तो दोनों को जोड़िए जरा, 4/7 माइनस प्लस माइनस 11/15, जोड़ना था लेकिन माइनस का साइन था इसलिए घटाएंगे। ठीक है ना, 7 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 15 सत्ते 105, तो 105 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, 7 15 ये तो 15 चौका 60 ये आ गया, माइनस 15 सत्ते तो 11 सत्ते 77, 77 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो माइनस 17/105। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई की, लेकिन हमसे एक्स प्लस वाई नहीं पूछा है मुन्ना, हमसे इसका व्युत्क्रम पूछा है। ठीक है ना, तो 1/x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इसको बस उलट दो तो माइनस तो रहेगा ही और 105 ऊपर हो जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, तो माइनस 105/17 कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा गला दर्द कर गया, मैं बहुत तेज बोलता हूँ एक्चुअली पढ़ाते लगता हूँ तो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मेरे सामने ही बैठे हो। अच्छा, ये देखिए एक डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल किसको किसको पता है वो बताइए। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इवन पोजीशन पे नंबर का सम माइनस मतलब और ऑड पोजीशन पे नंबर का डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल आए या फिर 0 आ जाए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 7 5 y 0 7 7। तो देखिए 7 प्लस वाई प्लस 7 और इधर 5 प्लस 0 प्लस 5, इनका अंतर कितना आना चाहिए, 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजिबल आ जाए या 11 आ जाए, ये होता है। तो देखिए 7 प्लस वाई प्लस 7, ये डिफरेंस इस तरह से लहरती हुई लाइन खींची जाती है तो ये अंतर को बताता है। तो अंतर इनका कितना होना चाहिए, किसके साथ, 5 प्लस 0 प्लस 7, ये 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो अपना काम बन जाता है। तो हमसे 2y और प्लस 3 की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से 7 प्लस 7 14 प्लस y डिफरेंस 7 5 12 बराबर 0 रखो या फिर 11, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो y डिफरेंस कितना आ जाएगा, या माइनस कर लेते हैं, तो y माइनस 14 में से 2 चला गया, सॉरी 14 में से 12 गया, 2 आ गया, ये बराबर हो जाएगा। अच्छा देखिए ठीक है ना, हाँ यही तो करना था ना हमें, अंतर को इसके बराबर 11 के बराबर दिखा देते हैं, मान लो 0 के नहीं लेते तो 11 के इक्वल ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, अदरवाइज 11 ले लिए। तो बड़े में से छोटा घटाओ तो ये +2 आ जाएगा। ठीक है ना, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, तो 14 में से 2 गया, 14 में से 12 गया +2, तो y +2 बराबर 11 होगा। क्यों हमने 11 लिया, 0 भी ले सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे नहीं रख पाओगे, -2 रख के अंक नहीं बना पाओगे ना, इसलिए आपको यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 11 ले लिया। ठीक है, तो अब y कितना निकल के आ गया, 11 में से 2 गया 9 आ गया, y की वैल्यू 9 पता चल गई। पूछा क्या है आपसे, ये पूछा है 2y + 3, तो 9 दूनी 18, रुको भैया रख के करता हूँ, उधर आप लोग कहोगे कितना शॉर्ट क्यों मार रहे हो, तो 2 गुणा में 9 + 3, 9 दूनी 18 और 3 21, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये दे रखा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी सा दे रखा है, वैसे लेंदी नहीं है, इसको भी कहिए तो मैं सॉल्व करा ही देता हूँ, कोई नहीं, लास्ट टाइम चल रहा है, आपको जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं उतने अच्छा है। इसमें से पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं।
देखिए ऊपर 4xy³ प्लस 24xy² माइनस 64xy। सबसे पहले देखो इनमें कॉमन क्या बन रहा है तो इसमें कॉमन एक तो देखिए 4 यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, xy भी कॉमन है, तो कॉमन जो बनेगा 4xy कॉमन बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना आपका 4x निकल गया, y³ में से y चला गया तो y² बच गया आपका, प्लस 24 में से 4 कॉमन चला गया तो 6 और y बच गया, माइनस 4 से 64 को भाग दोगे तो 16 चौके 64 होता है, तो 16 आ गया, केवल 16xy तो कॉमन हो गया, ये आ गया। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, 2xy और 16x में क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 2x को कॉमन ले लिया तो 2x से भाग दिया तो यहाँ y बच गया, प्लस ये 4 बच गया, नहीं 2 8 16 होता है, ये 8 बच गया, ठीक है, ये बच गया। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार में, x से x कट गया, ऊपर आपका आ गया 2y और y² प्लस 6y माइनस 16, नीचे आपका आ जाएगा कितना y प्लस 8, ये y प्लस 8 नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से स्प्लिट कीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा, इसका फैक्टर करो 16 का, कि गुणा करने पे 16y² आए और जोड़ने पे 6 आए, तो ये ऊपर वाला देखा आ जाएगा आपके सामने 2y, और ये आपके सामने आ जाएगा y² प्लस 8, ये माइनस 64 है ना, हाँ 8y और माइनस 2y, तो देखिए 8 में से 2 गया 6y बन जाएगा और माइनस 16। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी तेज होगी उसको चीज़ें फटाफट से समझ में आ रही होंगी। और नीचे आ जाएगा आपका y प्लस 8, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखिए इतने में कॉमन लीजिए और इसमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन बनेगा, तो थोड़ा और नीचे करके सॉल्व कर देता हूँ मैं। इन दोनों में देखिए y कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर 2y तो पहले से था, 2y, इन दोनों में y कॉमन ले लिया मैंने, बचा कितना y प्लस 8, ये बच गया, ये करेक्ट ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया y प्लस का 8, ठीक है ना। अब नीचे आपका क्या बचा है y प्लस का 8। अब देखिए y प्लस का 8 ऊपर भी है नीचे भी है, इसको पूरा कॉमन लेकर के काट सकते हो, यहीं काट दो, कॉमन निकाल के, ये कट गया ना। ऊपर बचा कितना आपका 2y ब्रैकेट में, ये y बचा और -2, तो y -2, यही आपका आंसर बच जाएगा, 2y और y -2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना किसके बराबर होगा, आपको दे रखा है -3/4 की घात 3 होल पावर 4, ये दे रखा है, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा होगा a की पावर m की पावर n है तो होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर mn हो जाता है, ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो -3/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 3 = 12, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दिए माइनस बाहर लेके 3/4 की पावर 12, ये आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा ये देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछा है, इसका एलसीएम निकालना है, तो इनको फैक्टर कीजिए, फटाफट से फैक्टर करके एलसीएम एचसीएफ निकाल करके इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटिंग है, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करता इस वीडियो में। आ जाइए इसका लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है सॉरी, इसको मैं डिस्कस करा देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। इसमें कह रहा है वैल्यू निकालना है 1/2 सही 2/3 प्लस 1/3 सही, ये भाग का साइन है, 3 सही 1/5 और ये भी भाग का साइन है। ठीक है, तो देखिए आप लिखिए 1 3 दूनी 6 2 8, 1/8/3 प्लस 1/5 3 15 1 16, 16/5, यही ना, 5 3 15 1 16, फिर प्लस 1/2/9, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि जब भाग की चीज़ों को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो रेशियो बदल जाता है, तो ये 1 × 3/8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 × 16/5 को 5/16 कर दीजिए, प्लस 1 गुणा लिखो चाहे मत लिखो, एक तो हर किसी के साथ ऑलरेडी गुणे में होता ही है,
उसी तरीके से ये आ जाएगा 9/2। ठीक है, अभी इन सब का एलसीएम लेके जोड़ दीजिए। 8, 16, 2 का एलसीएम आ जाएगा 16, तो 8 दूनी 16, तो 2 तिहाई 6, प्लस 16 एकम 16 तो 5, प्लस 2 अठे 16 तो 9 अठे 72, ये 72 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, कितना आएगा, सबको जोड़िए जरा। 72 और 6 78, 78 और प्लस 5 78 और 2 हो गया आपका 80, 3 83, 83 डिवाइडेड बाई 16, 83/16 इसको भाग करके देखिए कितना आ रहा है। 16 × 5 = 80, 5 बार गया, 3 बचा, 0.3 दशमलव लगा के 30 ले लिया, 30 ले लिया, 16 दूनी 32 होता है, तो एक बार गया, 32 हो गया ना, ये 32 था, एक 16 में से 32 में से 16 गया, सॉरी 30 में से 16 गया, कितना आ जाएगा 14, ये 14 आ गया, भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव लगाइए, एक 0 ले लिया, तो 8 बार में जाएगा, 16 8 128 ना, ये 8 बार में लगभग जाएगा 8 बार, तो 5.18, 5.17 ये कट गया, 5 8 ये भी कट गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 83/16 याद रखना, फटाफट से अपना डिवाइड मार देना, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही सीटेट का पेपर ख़त्म होता है मैं एनसीईआरटी सीरीज़ लेके आने वाला हूं, जिसमें पूरा साइंस का एनसीईआरटी सारे टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल पेड कोर्सेज को एकदम बिना बात किए इसी तरीके से सीक्वेंस में सब चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।